देखिए 21 जुलाई को एक बायोग्राफिकल थ्रिलर रिलीज होती है ओपनहाइमर। पूरी दुनिया में फिल्म जमकर तारीफ बटोर रही है। ये फिल्म साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर बनी है और इनकी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपने अंजाम तक पहुंचा। इनकी वजह से पृथ्वी पर एटमी प्रहार हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले ने दुनिया को बदल कर रख दिया। करीब 8 दशक के बाद आज दुनिया में कई ऐसे वॉर जोन हैं जहां हिरोशिमा और नागासाकी जैसे अटैक का खतरा बना हुआ है। तो क्या मैदाने जंग में तीसरा एटम बम गिरने वाला है? 6 अगस्त 1945। इतिहास में अगर ये तारीख न आई होती तो इंसान ये कभी नहीं समझ पाते कि सभ्यता के सृजन में शताब्दियां लग जाती हैं, लेकिन संसार में सेकंड ही काफी होता है। उस रोज जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर पहला एटम बम गिरा था। मशरूम के शेप वाला बारूदी बवंडर उठा। 4000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हिरोशिमा की आबादी भाप बनकर फना हो गई। चंद मिनटों में 70,000 से ज्यादा लाशें बिछ चुकी थी। इस त्रासदी को 78 साल हो चुके हैं, लेकिन बजाय सबक सीखने के दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। कोई किसी से कम नहीं है, सबके पास विनाशक एटमी बेड़ा है। मरने मारने की इस जंग में कब 6 अगस्त 1945 रिपीट हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक नहीं पूरे 5 वॉर जोन तैयार हैं। चौबीस फरवरी 2022 से यूक्रेन बारूद की अग्नि वर्षा झेल रहा है। क्या नहीं गिरा इस जमीन पर बम, मिसाइल, रॉकेट। आधा मुल्क खंडहर बन चुका है। 17 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दुनिया भर के देश मिलकर भी व्लादिमीर पुतिन को समझा नहीं पाए हैं। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन अब भी जंग में टिका है। यूक्रेन का यही जुझारूपन पुतिन को टेंशन दे रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने फाइट बैक किया है और रूसी सैनिकों के कब्जे से खेरसॉन और खार्किव में मजबूती हासिल की है, उसके बाद से पुतिन गुस्सा गए हैं और यूक्रेन के वॉर जोन में एटम बम के इस्तेमाल का खतरा बढ़ चुका है। ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी लगता है और अब तो इसका सिग्नल पुतिन ने खुद दे दिया। यूक्रेन के बॉर्डर से सटा हुआ देश है बेलारूस। अमेरिका की धौंस को दरकिनार करते हुए पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। सन की तानाशाह और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन ने परमाणु वॉरहेड भी भेज दिया है। बेलारूस में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी न्यूक्लियर हमला हो सकता है। जिस वॉर जोन में इस वक्त एटम बम अटैक का खतरा सबसे ज्यादा है, उसमें दूसरा नाम है ताइवान का। चीन का वॉर कैलेंडर और यहां तक कि ताइवान के विदेश मंत्री भी मान चुके हैं कि 2027 से पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर हमला कर देगी। ग्लोबल थिंक टैंक्स को डर है कि जब ये फाइनल असॉल्ट होगा तो अंजाम कहीं 6 अगस्त 1945 जैसा न हो जाए। मैं आपको चीन और ताइवान के संभावित एटमी क्लैश से जुड़ी एक बड़ी खबर देता हूं।
हुआ ये कि 1 अगस्त को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 96वीं वर्षगांठ मनाई और उस दिन चीनी सेना ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। उसमें चीन के सैनिक दुश्मनों को मटियामेट करने की कसम खाते नजर आ रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को ताइवान पर एटमी अटैक के हिंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहां चीन के सामने एक मुश्किल है। उस मुश्किल का नाम है अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान को वचन दे रखा है कि अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमला किया तो पैसिफिक बेड़ा पीएलए पर टूट पड़ेगा। यूक्रेन और ताइवान एक वॉर जोन है और एक कब वॉर जोन बन जाए किसी को नहीं पता। ऐसी ही एटमी टेंशन है दक्षिण कोरिया और जापान में। और यही वजह है कि किम जोंग तानाशाह ने अचानक हथियार फैक्ट्री का दौरा करके अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया। और उधर अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान भी महाविनाशक फॉर्मूले के साथ रेडी टू अटैक मोड में है। बीते 6 सालों में पहली बार साउथ कोरिया पहली नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल करने जा रहा है। तारीख भी तय हो चुकी है। अमेरिका के साथ यह महाअभ्यास 23 अगस्त से शुरू होगा। जैसे ही यह खबर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग तक पहुंची, वैसे ही एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। किम जोंग अचानक आर्टिलरी ताकत का मुआयना करने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में पहुंच गया। पूरे लाव लश्कर के साथ किम जोंग ने क्रूज मिसाइल और एरियल वेपन की मैन्युफैक्चरिंग देखी और अपने हाथों से फायरिंग की। जानते हैं दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया की तैयारियों में क्या कॉमन है। 23 अगस्त से जो ड्रिल दक्षिण कोरिया में शुरू होने वाली है, उसमें नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में नागरिकों को बताया जाएगा कि अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या करना है। ये तैयारी इसलिए है क्योंकि किम जोंग कभी भी परमाणु रिमोट बटन प्रेस कर सकता है। कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन है, वो लगातार आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। लगातार वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है, वो नाभिकीय परीक्षण की धमकियां देता है और न्यूक्लियर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की भी वो धमकियां उसने देना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री का ये भी बयान आया कि इस तरीके के प्रोवोकेशन के बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर कोई नाभिकीय हमला भी कर सकता है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साउथ कोरिया के बीच की एक्सरसाइजेस बढ़ रही हैं, जापान का भी उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नॉर्थ कोरिया और अधिक प्रोवोकेटिव होता जा रहा है। अभी तक तो हमने उन देशों की बात बताई जो न्यूक्लियर ताकत से लैस हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो वो मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक कोहराम मचा देगा। वो मुल्क है ईरान। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने होर्मुज की खाड़ी के पास तैनात अपनी नेवी को ड्रोन और महाविनाशक मिसाइलों से लैस कर दिया है। ये मिसाइलें 1000 किलोमीटर तक टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकती हैं। वैसे पर्दे के पीछे ईरान का प्रोजेक्ट मैनहट्टन ऑन है। ईरान को जरूरत है एक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। ईरान को पता है दुश्मन कौन है, दुश्मन के ठिकाने कहां हैं। ईरान डंके की चोट पर सुपर पावर को ललकारता है, वो भी अंजाम की फिक्र किए बगैर। ऐसे हाथों में एटमी ताकत आ गई तो होर्मुज में न्यूक्लियर सुनामी तय समझिए। अफ्रीका का एक देश अमेरिका और रूस के बीच पिस रहा है। यह मुल्क दो महाशक्तियों के पावर शो का मैदान बन चुका है। बगावत की शोले ऐसे भड़के कि 26 जुलाई को तख्ता पलट हो गया। अब जो खबर आ रही है वो बहुत शॉकिंग है। 15 देशों ने नाइजर के विद्रोहियों को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे दी है। तो क्या अब अफ्रीका में महाजंग होने वाली है? यूक्रेन 17 महीने से यहां बारूद बरस रहा है। मिसाइल, बम, गोली, रॉकेट, विध्वंस और विनाश का हर वार बड़ी बेरहमी से हो रहा है। दुनिया भर के देशों ने कोशिश कर ली, जंग नहीं रोक पाए और अब तो मेगा वॉर का एक फ्रंट और तैयार हो रहा है।
पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है नाइजर। कुछ दिन पहले आर्मी ने यहाँ की गवर्नमेंट को सत्ता से हटा दिया और देश की कमान खुद संभाल ली। इस तख्तापलट के बाद अफ्रीका में हड़कंप मच गया, लेकिन ये तो बड़े बवाल की शुरुआत भर थी। नाइजर में हुआ सैन्य तख्तापलट अफ्रीका में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक वर्चस्व की चुनौती बन गया। विद्रोह की आग अमेरिका तक इसलिए भी पहुंची क्योंकि विद्रोह के बाद नाइजर के लोगों ने रूस के झंडे भी लहराए थे। इसके बाद नाइजर के पड़ोसी देश नाइजीरिया में अमेरिका ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। नाइजर से सटा हुआ देश है नाइजीरिया और इसीलिए नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में अमेरिका के इशारे पर पश्चिमी अफ्रीका के 15 देश जुटे। इन 15 देशों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रूस और नाइजर के विद्रोहियों पर दबाव बनाने की कोशिश की और नाइजर में तख्ता पलट करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। यानी यूक्रेन के बाद अब अफ्रीका में रूस बनाम पश्चिमी देशों की अदावत का चैप्टर ओपन हो चुका है। अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट में ताकत खो रहे अमेरिका के लिए नाइजर की चुनौती बड़ी है। हालांकि अमेरिका के पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो जब चाहे तब अफ्रीका में जंग के शोले भड़का सकता है। 15 देशों के ग्रुप ने नाइजर में मिलिट्री एक्शन का खाका तैयार कर लिया है। इंतजार है तो बस वॉशिंगटन से एक ऑर्डर का। बड़ी खबर जुड़ी है ज्ञानवापी मसले से, जहां आपको बताएं एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है। आज भी ज्ञानवापी में सर्वे के लिए टीम पहुंचेगी। सावन के सोमवार के चलते थोड़ी देरी से आज सर्वे की शुरुआत होगी। आज सुबह 10 बजे से एएसआई का ये सर्वे का काम शुरू होगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सावन के सोमवार के चलते काफी तादाद में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, एएसआई सर्वे टीम प्रमुख और हिंदू मुस्लिम पक्ष के पक्षकारों और वकीलों के बीच बनी सहमति के आधार पर आज सर्वे का काम देर से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को तीसरे दिन सर्वे के काम को खत्म करके करने के बाद हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि एएसआई का काम सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे परिसर का अध्ययन का काम चल रहा है। तीनों गुंबद का और तहखानों के विस्तृत अध्ययन का काम है। मैपिंग, माप, फोटोग्राफी का काम चल रहा है। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तीनों वकील, चारों वादी नहीं बता सकते कि सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे के दौरान सभी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो एएसआई के सर्वे से संतुष्ट हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जितने भी दावे किए थे ज्ञानवापी के हिंदू प्रतीकों को लेकर के, वो सब कुछ मिल रहे हैं। स्टडी चल रही है, ऐसा ये सारा काम कर रही है। सारे परिसर में तीनों गुंबद के नीचे भी वहाँ पे स्टडी की गई है। नए दावों और विवादों के केंद्र में खड़ा ये वही ज्ञानवापी है जहाँ 3 रोज से सर्वे हो रहे हैं, जहाँ सर्वे में रोज नए नए सबूत मिल रहे हैं, जहाँ के तहखाने का दरवाजा खुला तो ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा उठा जिसे देखकर सब चौंक गए। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जब कैमरे के साथ पहुंची तो जमीन के अंदर के एक हिस्से में जहां तहां मंदिर होने के साक्ष्य बिखरे पड़े। साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है। वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रहा है। तीनों गुंबद के ऊपर वहाँ पे स्टडी की जा रही है। व्यास जी के कमरे में भी काम चल रहा है। सारे जगह पे टोटल काम चल रहा है, स्टडी चल रही है और ये टाइम लेगी। कानूनी कायदों में बंधे वकील साहब जो नहीं बता रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि सर्वे करने वाली टीम को ज्ञानवापी के किस हिस्से में क्या क्या मिला। मगर उससे पहले जान लीजिए कि तीसरे दिन कहां कहां सर्वे हुआ। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ, तहखाने में सर्वे की टीम में सबूत जुटाए। इसके अलावा गुंबद का भी सर्वे किया गया। आज के सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सर्वे टीम की संख्या बढ़ाई गई, नए मशीनों की संख्या बढ़ाई गई, आईआईटी कानपुर से 2 एक्सपर्ट जीपीआर के मंगाए गए, साथ ही साथ 4 सीढ़ियां लाई गईं। आज गुंबद के ऊपर और गुंबद के अंदर के भाग की मेजरमेंट और मैपिंग की गई। साथ ही साथ तहखाने में भी आज राडार टेक्निक का प्रयोग किया गया, जिसमें एक बड़े मिट्टी के ढेर के नीचे कुछ खंडित मूर्तियों और उनके एक शिलापट और साथ ही साथ पिंड मिलने की बात सामने आ रही है। दीवारों पर कलश, कमल और हिंदू
जो आकृतियां हैं स्वास्तिक, उनके मिलने की बात की जा रही है। हिंदू पक्ष के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ज्ञानवापी के इन्हीं 3 हिस्सों में सर्वे की टीम को सनातनी सबूत मिले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो पहली दफा रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सर्वे करने वाली टीम में बढ़ोतरी की गई। सर्वे में शामिल मशीनों की तादाद भी बढ़ाई गई। साफ सफाई और मैपिंग पर ज्यादा जोर दिया गया। अब जानिए कि ज्ञानवापी के तहखाने में क्या क्या मिला है। तहखाने के अंदर पत्थर नुमा कई आकृतियां मिली हैं। खंडित मूर्तियां भी मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। एएसआई टीम को रडार तकनीक से देखने पर तहखाने के मिट्टी के ढेर के नीचे एक चबूतरा नुमा आकृति दिखाई दी। इसके अलावा पिंडी नुमा कुछ आकृतियां बड़ी संख्या में दिखने का दावा किया गया है। सूत्रों की माने तो तहखाने में खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया गया। हालांकि यूपी सरकार को आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने, सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, शिवभक्त के रूप में भी करता हूं। आईआईटी कानपुर से आए विशेषज्ञों से सुसज्जित सर्वे करने वाली टीम इंच इंच का मुआयना कर रही है। जब पुरातत्व विभाग की टीम वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों को खंगाल रही थी, तब वहां पर हिंदू पक्षकार भी मौजूद थे। गुम्बद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर है वहाँ पे भी स्टडी चल रही है। उसकी फोटोग्राफी, मेजरमेंट, ये सारा काम हुआ है और उसमें भी डिटेल्ड स्टडी चल रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को दोबारा कि इसमें टाइम लगेगा। ये एक डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी है। तहखाने पर जिस व्यास परिवार का मालिकाना हक है, जो जितेंद्र व्यास तहखाने में अपने बचपन गुजारे हैं, उनका दावा क्या है वो भी सुनिए जरा। हमारे साथ है जितेंद्र नाथ व्यास, जो है ये बचपन में वहां रहे हैं और आज भी पुलिस की मौजूदगी में आते जाते रहते हैं। बताइए, आपने तहखाने में क्या देखा है, जनता जानना चाहती है। जी, उसमें तो पहले रामायण की व्यास बल्लियाँ रखाती हैं अंदर जो है, और उसमें बहुत टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उसमें मगरमच्छ की आकृति मूर्ति है, उसमें त्रिशूल भी बना हुआ है और कमल की आकृति भी है, और उसमें खंभे जो है पुराने ढंग के ही लगे हुए हैं जैसे मंदिर में रहते थे। ये सब चीज़ें उसके अंदर अभी भी हैं मौजूद जो है। और पूजे के हमारे जो स्नान कराया जाता था देवी देवताओं को, वो भी कलश वहाँ रखे जाते थे, आज भी टूट फूट के वहीं पे पड़े हुए हैं। चौघड़िया है, ये सब चीज़ें हैं पूजा की स्थान की, वो सब वहाँ रखी जाती है। हालांकि एएसआई की टीम ने पश्चिमी दीवारों का भी मुआयना किया और गुंबद पर चढ़कर भी उसकी नापी की। इसके लिए 4 सीढ़ियां मंगाई गई। एएसआई के 10 सर्वेयर की टीम को गुंबद के सर्वे के लिए सीढ़ियों से चढ़ाया गया। गुंबद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। दोपहर में ब्रेक हुआ, फिर दूसरे राउंड का सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के तीसरे दिन भर यूं जांच पड़ताल होती रही है। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को छोड़कर बाकी जगहों का सर्वे हो रहा है। आज भी एएसआई की टीम ने 2 पालियों में लगभग 7 घंटे तक सर्वे किया और सर्वे के दरमियान इकट्ठा सैंपल को अपने साथ लेकर चले। इससे पहले 4 और 5 अगस्त को भी सर्वे हुआ था। एएसआई की टीम ने 3 दिनों तक अलग अलग हिस्सों से वो सीक्रेट सच निकाला जो ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावों को मजबूती देता है। 4 अगस्त को पहली बार ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में गई और जिन 16 अन्य लोगों को शामिल किया गया ज्ञानवापी परिसर में, उसमें 9 मुस्लिम पक्ष से और 7 हिंदू पक्ष से थे। 5 अगस्त को एएसआई की टीम फिर से सर्वे करने के लिए वहां पहुंची। दूसरे दिन 2 शिफ्ट में सर्वे किए गए और इस सर्वे टीम के साथ दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे जब यह सर्वे किया जा रहा था। सर्वे के दूसरे दिन एएसआई की टीम ने काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए। ज्ञानवापी को 3D इमेजिंग, सैटेलाइट से मैपिंग यानी फ्रेमिंग स्कैनिंग की गई, जिसमें कई अहम सबूत मिले। सूत्रों की माने तो मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की ओर से किए गए सर्वे में मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष मिलने का भी दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे की टीम को त्रिशूल, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी आकृतियां भी मिली हैं। हालांकि अब तक जो भी साक्ष्य मिले हैं या मिलने का दावा किया गया है वो सारे सूत्रों के हवाले से हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।
लेकिन अदालत के आदेश के बाद ही एएसआई की टीम अब तक सर्वे में पत्थर के टुकड़े, दीवार की प्राचीनता और नींव के सैंपल लिए हैं। दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी, अवशेष की प्राचीनता समेत अन्न के दाने का सैंपल भी इकट्ठा किया गया है। जब ज्ञानवापी में सनातनी सबूत मिलने की खबर आई, तब से साधु संतों का यकीन बढ़ गया है। मंदिर में जो होता है वो मस्जिद में नहीं होती, और मस्जिद में जो नहीं होता है वो है वहाँ पर। इसलिए वहाँ स्पष्ट है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। यह सर्वे से स्पष्ट हो गया है। ज्ञानवापी को जो भी मंदिर की नजर से देख रहे हैं, उनका आत्मविश्वास अति पर है। उन्हें अयोध्या की तरह काशी में भी बदलाव की उम्मीद सी दिखने लगी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पुरखों की भूल को सुधारने का वक्त आ चुका है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। योगी आदित्यनाथ के इस बयान और ज्ञानवापी के सर्वे पर दूसरे पक्षों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ज्ञानवापी में पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण पर पहला आदेश जुलाई में आया था। हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलीलों को सुनने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिला कोर्ट के फैसले को मानते हुए एएसआई ने 24 जुलाई को अपना सर्वे शुरू किया। इसके विरोध में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगा दिया और हाई कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने के आदेश दे दिए। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई तक अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन हादसे में 64 लोग घायल हुए हैं। कल हजारा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। शाहजादपुर और नवाब शहर के बीच चलती है यह हजारा एक्सप्रेस। 8 डब्बे पटरी से उतरे, डीरेल हुए। और इसमें ताजा अपडेट ये है, 64 लोग घायल हुए हैं। 31 लोगों की जिंदगी खत्म हुई है इस ट्रेन हादसे में। पाकिस्तान में ट्रेन हादसा, 31 लोगों की मौत, 64 लोग घायल हैं। शहजादपुर नवाब शहर के बीच चलती है हजारा एक्सप्रेस। इसी ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे और उसके बाद मृतकों की संख्या बढ़ी है। ये संख्या पहुंच चुकी है 31। इस हादसे में 64 लोग घायल हैं।